Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nayyar. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. So I'll teach you how to build your own header files. We all have learned that there are two terms. One is header file, ठीक है, अनदर इज लाइब्रेरी फाइल. तो हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको बताना ज़रूरी है, तो मैं ये भी आपको बता दूंगा. बेसिकली दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. हेडर फाइल इज डिफरेंट, लाइब्रेरी इज डिफरेंट. हेडर फाइल्स we all know are with extension .h and they simply contain prototype of the functions. Your header files, they only contain function prototype, that is header of the function. Body of the function is kept separately in library files. तो हेडर फाइल जितनी भी आपने पढ़ी हैं stdio.h, conio.h, stdio.h क्यों लगाते थे आप याद करो. stdio.h हम लगाते थे printf, scanf, getf इन चीज़ों के लिए. तो फंक्शन का हेडर किस में होता है? हेडर फाइल में. बॉडी वहाँ नहीं होती है, बॉडी अलग रखी जाती है. तो उसी के लिए समझना है कि अपनी फंक्शन बॉडी हम कहीं और रखेंगे, हेडर कहीं और होगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने वाला तीसरा प्रोग्राम कहीं और होगा. तो ये सब चीज़ें लिंक कैसे होने वाली हैं, लिंकर कैसे काम करता है, वो सब कुछ अभी समझना है. तो उससे पहले मैंने क्या कहा था, आपको जो सी आपने इंस्टॉल किया होगा, आप सबके कंप्यूटर पे C++ होगा, तो आपको उसके फोल्डर्स की जो स्ट्रक्चर है ना वो समझनी होगी. किस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, किस फोल्डर में क्या सामान रखा हुआ है, ताकि आप हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएँ. तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ. देखिए, ऑन माई कंप्यूटर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, माई कंप्यूटर नज़र आ रहा होगा. दिस PC में ऑन द C ड्राइव you can see there is a folder turbo C++. Inside turbo C++ there is another folder disk and inside disk we have a folder turbo C3. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन मेरी मशीन पे नज़र आ रहा है, आपकी मशीन पे भी ऐसा ही होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है. अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग फोल्डर्स बन सकते हैं और उसके हिसाब से जो है चीज़ें नज़र आती हैं. तो आप देख लीजिएगा कि आपकी मशीन पे क्या फोल्डर्स बने हैं. बाकी मेरा काम है आपको ये बताना कि किस फोल्डर के कंटेंट्स क्या होते हैं, वो समझ लेते हैं हम. तो सबसे पहले देखते हैं आपका बिन फोल्डर. इस बिन फोल्डर के सामान को मैं आपके लिए सॉर्ट कर देता हूँ बाय टाइप. तो आप देखेंगे कुछ एग्जीक्यूटेबल ये EXEs नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं. कुछ आपकी सी की सोर्स फाइल्स इसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स हैं जो कंपाइलर ने बनाई हुई हैं. तो इस कंपाइलर पे ये क्योंकि अभी फ्रेश इंस्टॉल हुआ है, ज़्यादा किसी स्टूडेंट ने इस पर कोई काम किया ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर आपका कोई सोर्स कोड खास नज़र नहीं आ रहा. ये वो चीज़ें हैं जो रेडीमेड मिल गई हैं हमारे को, ठीक है. इसके साथ साथ जो भी प्रोग्राम आप बनाते हो जनरली आप अपने प्रोग्राम्स बिन में ही रखते हो. फिर यहाँ पे एक क्लास लिब फोल्डर है जिसमें कुछ रेडीमेड क्लासेस, क्योंकि C++ कंपाइलर है और उसमें कुछ सामान रेडीमेड भी होता है, तो वो चीज़ें इसके अंदर रेडीमेड वाली मिल जाएंगी आपको. साथ ही साथ आप देखिए एक डॉक फोल्डर है, इसमें भी सिस्टम ने अपने काम की चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है. इंक्लूड फोल्डर यस आपके काम का है. ये देखिए सारी आपके हेडर फाइल्स यहाँ नज़र आ रही हैं. आपकी map.h हेडर फाइल है, malloc.h हेडर फाइल है, graphics.h है, बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं. तो जितनी भी हेडर फाइल्स आप यूज़ करते आए हो, चाहे वो stdio हो, कोई भी हो, वो सारी यहाँ पे नज़र आ जाती हैं. तो हेडर फाइल्स कहाँ मिली याद रखना है, इंक्लूड फोल्डर के अंदर. तो जो हम अपनी हेडर फाइल बनाएंगे उसको भी हम इंक्लूड फोल्डर के अंदर ही रखेंगे, ठीक है. रखने को चीज़ें आप कहीं भी रख सकते हो. फिर क्या होता है, पाथ अलग होने पे प्रॉब्लम आती है, चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, आपसे मैनेज नहीं होगा. तो सिंपल रखने के लिए आप भी अपने सामान को वैसे ही ऑर्गेनाइज कीजिए जैसा कंपाइलर ने इंस्टॉल करते समय किया हुआ है. तो हेडर फाइल्स यानी इंक्लूड फोल्डर में, सोर्स कोड बिन फोल्डर में, और जो लाइब्रेरी फाइल हम बनाएंगे वो कहाँ रखेंगे, लाइब्रेरी फोल्डर में, लिब फोल्डर के अंदर. तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड अवेलेबल है और ये ऑब्जेक्ट फाइल लाइब्रेरी करके लिखा हुआ है. तो ये सब आपकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं. maths.lib, math.m.lib, math.l.lib, बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स यहाँ पे हैं. अब ये लाइब्रेरी फाइल्स भी सबके सिस्टम पे सेम होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. अलग अलग लाइब्रेरीज हो सकती हैं क्योंकि कंपाइलर के अलग अलग वर्जन्स आप लोगों के यहाँ हो सकते हैं. एनीवे, जो आप अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे वो लाइब्रेरी को आप कहाँ रखेंगे, लिब फोल्डर में, ठीक है. चलो अभी फिर पीछे चलते हैं.
ये कुछ सोर्स फोल्डर बनाया है, इसको यूज़ तो कोई नहीं कर रहा। हम अपने सोर्स कोड को चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, बिन में ना रख के आप यहाँ पे भी रख सकते हो, मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंपाइलर सेटिंग्स आपके सामान को बिन में पहुँचाता है, ठीक है। और थोड़ा और पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ से आप अपनी सी को ऑन करने के लिए डॉस बॉक्स पे चलता है। डॉस बॉक्स पे क्यों है? क्योंकि आपकी जो मशीन है वो 64 बिट है, कंपाइलर 16 बिट है, तो कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है। इसलिए सी के वो ब्लू कलर कंपाइलर को चलाने के लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, डॉस बॉक्स। ये डॉस बॉक्स के ऊपर सी इंस्टॉल होकर चलती है आपकी, और आप इसको ओपन करते हैं तो इससे आपका कंपाइलर ओपन अप हो जाता है। अभी तक आपको मेरी स्क्रीन सही से नज़र आ रही है? मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ ना? यस सर, ठीक है, विजिबल। हाँ, ओके। सो आपने ये सब देखा हुआ है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, रन, कंपाइल, ये सब चीज़ें थोड़ी सी और बता देते हैं आपको। फाइल में बेटा एक तो आपके पास चेंज डायरेक्टरी से आप जब मैंने देखी, फिर से बताता हूँ मैं आपको। फाइल में गए और मैंने चेंज डायरेक्टरी पे क्लिक किया तो पता चला मैं बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरा वर्क एरिया जो है वो बिन फोल्डर है। सी ड्राइव पे टर्बो C3 एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर बिन है, ठीक है। अभी जो मैं पीपीटी आपको दिखाऊंगा वहाँ पे टर्बो C3 की जगह शायद टर्बो C4 लिखा हुआ मिलेगा। दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। तो वो फोल्डर के नाम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंपाइलर इंस्टॉल हुआ था जिस पे मैंने पीपीटी बनाई थी, उस पे टर्बो C4 था, आपके पे टर्बो C3 मिल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख लीजिए आपका कोड कहाँ जाने वाला है, बिन फोल्डर में सेव होने वाला है। इसको आप चेंज डायरेक्टरी करके अपने मनचाहे फोल्डर में भी अपने सामान को सेव कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ थी आपको बताने वाली। दूसरा, ये डॉस शेल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉस शेल से क्या होगा, आप नीचे देखिए चले गए डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर, यहाँ सबसे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एंटर मारे हैं और ये टर्बो C3 बिन का डॉस शेल ओपन है। यहाँ से भी आप डॉस कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें एक डॉस कमांड है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, यूटिलिटी है tlib नाम से। ये tlib कमांड को हम अभी यूज़ करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा tlib से क्या काम होता है। तो ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। इससे बाहर आने के लिए आप एग्ज़िट लिखते हैं, ठीक है। बाहर आना है तो एग्ज़िट लिखेंगे। अभी देखो मेरा प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं बिन फोल्डर में खड़ा हुआ हूँ। इस बिन फोल्डर से एक लेवल बाहर जाना है तो डॉस कमांड थोड़ी सी याद होनी चाहिए। cd ... लिख के आप एक लेवल बाहर आ जाते हो। वापस मुझे बिन के अंदर जाना है तो आई कैन राइट cd bin, तो मैं वापस बिन में चला जाऊँगा और cd ... से मैं बाहर आता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे सोर्स फोल्डर में जाना है तो cd source लिख के आई कैन मूव टू सोर्स फोल्डर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इन सब आगे पीपीटी में नज़र आएंगी, और सिंपल डॉस कमांड्स हैं ये तो FIT में फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पढ़ाई जाती हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो, मगर फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या किया था हमने, फाइल से डॉस में गए थे, डॉस शेल में, और डॉस शेल पे कमांड्स लिखनी थी, ठीक है। ये सारे बाकी ऑप्शंस आपको मालूम ही है क्या है। देखिए, एक होता है रन, जिससे आप कोड को रन करते हैं, कंट्रोल F9, और एक है कंपाइल। कंपाइल से क्या होगा, आपका कोड रन नहीं होता है, सिर्फ ये कंपाइल होता है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलेशन में क्या होगा, योर हाई लेवल कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, बट यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट। In order to execute the program, instead of Alt F9, you need to go with this option, Control F9। दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। इससे कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। तो ये एक कदम आगे वाली बात है, कंपाइलेशन एक कदम पीछे, रन मतलब क्या हुआ, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ये सब थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते हो क्योंकि पूरी C लैंग्वेज आप पढ़ चुके हो। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शंस भी आपको दिखा दूँ, ये भी अभी पीपीटी में ऑप्शंस मेन्यू पे हम जाया करेंगे, तो फिर आप कहेंगे सर ये क्या होता है, कहाँ होता है। तो ऑप्शंस में बेटा एक एप्लीकेशंस होता है। इन एप्लीकेशंस में देखिए आपके पास में क्या ऑप्शन सेटिंग्स आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। स्टैंडर्ड EXE आप बनाते हो, जब भी आप कोड को रन करते हो तो यू बिल्ड स्टैंडर्ड EXE, ठीक है। मेमोरी मॉडल्स होते हैं, 6 मेमोरी मॉडल्स हैं आपके पास जो आप काम करते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल है, टाइनी भी होता है, बहुत सारे मेमोरी मॉडल्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टैंडर्ड EXE विद स्मॉल मेमोरी मॉडल बन रहा होता है, और ये स्टैंडर्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट पैक्ड होता है, ठीक है। मगर हमें क्या करना होगा, हमें आपको बताया कि हेडर फाइल अलग होती है, लाइब्रेरी फाइल अलग होती है। तो लाइब्रेरी फाइल को बनाने के लिए हमें लाइब्रेरी ऑप्शन चुनना पड़ा करेगा। देखो फ़र्क क्या पड़ रहा है, मैंने लाइब्रेरी पे क्लिक किया तो यहाँ क्या लिखा आ गया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एंड मैंने क्लिक ऑन स्टैंडर्ड
it writes standard exe. It shows me the label standard exe, and on clicking on the library it turns into standard library. तो जब लाइब्रेरी फाइल बनाएंगे तब लाइब्रेरी पे क्लिक करके ओके करेंगे, और जब बाकी सारे कामों में हम स्टैंडर्ड exe पे काम कर रहे होते हैं। कहाँ से आया था ये ऑप्शन? आपके पास मेन्यू में एक ऑप्शंस है, ऑप्शंस मेन्यू, उसमें एप्लीकेशंस, और वहाँ से हम ये चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, आप जब काम करते हैं तो आपकी डायरेक्टरीज़ की कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। डायरेक्टरीज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कंपाइलर में क्या है कि आपकी जो stdio.h है, जो इंक्लूड फाइल्स होंगी, वो कहाँ मिलेंगी? टर्बो C3 के इंक्लूड फोल्डर में, और उनकी जो रिस्पेक्टिव लाइब्रेरी फाइल्स होंगी वो कहाँ पे मिलेंगी? लिब फोल्डर के अंदर। और आपका जो कोड का आउटपुट आने वाला है, मतलब जो भी आप सोर्स कोड लिखोगे या सोर्स कोड को रन करने पे जो exe बन के तैयार होनी है, वो कहाँ आउटपुट की जाए? सोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं बेटा जो समझनी ज़रूरी हैं। यहाँ पे हम कैसे गए थे मैं फिर बता देता हूँ। ऑप्शंस से डायरेक्टरीज़ में गए थे। तो ये सब वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि आप बाद में अगर कहीं कोई स्टेप मिस हो जाएगा तो आप उसको रीप्ले करके देख पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। तो हेडर फाइल्स को सीखने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो चलो अब देखते हैं हेडर फाइल कैसे बनेगी। इस कंपाइलर को भी करते हैं फॉर द टाइम बिंग बंद। ठीक है। एग्ज़िट किया मैंने। डॉस शेल से बाहर आने के लिए कमांड एग्ज़िट होती है। मैं एग्ज़िट कर गया, और ये आपके पास फोल्डर हायरार्की है, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है। चलो, यहाँ तक अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो अब देखते हैं इसमें हेडर फाइल्स कैसे बनती हैं, क्या होता है, वो सब डिटेल्स अब आपके सामने आ जाएंगी। सो लेट अस सी हाउ टू बिल्ड अवर ओन हेडर फाइल्स इन सी। अच्छा देखो, ये सी के हिसाब से है, आप इसको सी प्लस प्लस के हिसाब से कर सकते हो। सिर्फ करना ये है, जहाँ प्रिंटफ नज़र आएगा वहाँ पे आप सी आउट कर देंगे। ठीक है। जहाँ stdio.h इंक्लूड हुई है वहाँ पे आप iostream.h कर दीजिए। कोई और ख़ास काम नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो देखते हैं क्या है। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको 3 फाइल्स बनानी होंगी अपने कंप्यूटर पे। योर फाइल नंबर 1 विल बी नेम्ड एज माई फंक्शंस। 3.c रखा है, मेरे कंप्यूटर पे 1.c 2.c। मैं हर बार स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ये चीज़। तो 1.c 2.c बहुत सारी पहले से बनी हुई थी, मैंने 3.c बना दी। तो कोई 3 स्पेशल चीज़ नहीं है। मैंने जो माई फंक्स नाम की फ़ाइल लिखी है, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे द्वारा बनाए गए फंक्शंस, माई फंक्शंस। आप अपनी फ़ाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं वो आप सोचिएगा, मगर प्लीज़ फर्स्ट टाइम लाइफ में अगर कर रहे हो तो नाम यही दे दीजिए जो मैंने दिया है। क्यों? नामों से चीज़ों को पहचानना, सही चीज़ को सही जगह लिंक करना पहली बार एक बार सीख लो, फिर जो मर्जी नाम रखते रहना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पहली बार में नाम अलग रखोगे तो यहाँ कुछ लिखोगे वहाँ कुछ मिलेगा, चीज़ों को जोड़ने में ना सब गड़बड़ कर दोगे, और फिर कहोगे सर मेरा कोड तो रन नहीं होता। तो पहली बार प्लीज़ यही नाम रख लो जो मैंने रखे हैं, फिर जब एक बार समझ जाओ, सीख जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, नाम चेंज कर लेना। ठीक है। तो हमें 3 फाइल्स बेटा बनानी है। पहली फाइल होगी माई फंक्शंस वाली, जिसमें मैं फंक्शन की पूरी कंप्लीट बॉडी लिखूंगा। दूसरी फाइल आप देख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड नाम है myfuncs.h। मैंने जैसा पहले आपको बताया था, .h इज हेडर फाइल, मीन्स ओनली फंक्शन हेडर्स विल बी देयर इन दिस फाइल। बॉडी नहीं होगी, सिर्फ फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन का सिग्नेचर उसमें लिखा जाएगा। पहली फाइल जिसमें पूरा कंप्लीट फंक्शन, दूसरी फाइल हेडर फाइल यानी उसमें सिर्फ हेडर्स, तीसरी होगी इम्प्लीमेंटेशन कोड IMPL3। IMPL मतलब इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या? हेडर फाइल बनाई है तो क्यों बनाई? यूज़ करने के लिए बनाई है ना। तो जब उसको यूज़ करोगे तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इम्प्लीमेंटेशन। So for implementation purpose, we will create another file, that is our third file IMPL3.c, in which we will try to use the functions of myfuncs3। तो सबसे पहली फाइल के जो फंक्शंस होंगे ना, वो IMPL3 में कैसे इंक्लूड करके यूज़ किए जाते हैं वो सीखेंगे। तो फटाफट देखते हैं क्या कोड लिखना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहली फाइल देख लो, नाम क्या है? myfuncs3.c। आप ऐसे ही नाम रख लेना। इसमें 2 फंक्शंस मैंने लिखे हैं बेटा, एक सम फंक्शन है और एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन है। सिंपल से मैथमेटिकल फंक्शंस। सम का काम है एक्स और वाई जो अंदर आए उसका टोटल करके लौटा दे। सब्ट्रैक्शन का काम है डिफरेंस निकाले एक्स और वाई का और वो मुझे रिटर्न कर दे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल सा कोड है। 2 छोटे से फंक्शंस हैं, रिटर्न टाइप उनके इंट हैं, अंदर भी इंटीजर्स जा रहे हैं, नाम सब और सम है। ठीक है। मैंने 2 रखे हैं, आप 4 फंक्शंस रख लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी रख लो, आपकी मर्जी है। आप देखना आपको क्या करना है। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इतना कोड तो सब लोग लिख लेना। ठीक है।
साथ साथ लिख सकते हो, साथ साथ लिख लो। टाइपिंग स्पीड स्लो है तो बाद में कर लेना, वीडियो में आपके लिए शाम से पहले आज आपको मिल जाएगा चैनल पे। एनीवे, अच्छा, सेकंड चीज़ बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेडर फाइल। मैंने बताया हेडर फाइल में सिर्फ फंक्शन हेडर होता है, फंक्शन बॉडी नहीं होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सम फंक्शन जो कि पिछली फाइल में था, जिसकी कंप्लीट बॉडी वहाँ लिखी थी, उसका मैंने हेडर यहाँ लिखा और सेमीकोलन लगा दिया है। सो दिस इज माई सेकेंड फाइल। थर्ड फाइल, this impl3.c is the file that is going to use the functions of myfuncs3। तो इसमें देखो मेन के अंदर क्या है, मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी, ए में 4 डाल दिया, बी में 15 डाल दिया, एक s1 वेरिएबल ले लिया। और देखिए क्लियर स्क्रीन के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, सम फाइंड करना चाहता हूँ। तो सम कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं था, कंपाइलर में बना बनाया नहीं मिला था, वो मैंने अपनी हेडर फाइल में लिखा था। तो आप देखो मैंने अपनी ऊपर हेडर फाइल कैसे इंक्लूड की हुई है। ऊपर जो 3 इंक्लूड स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं क्या है। आप हमने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h conio.h एंड द थर्ड वन वो एंगुलर ब्रैकेट्स में नहीं है, डबल कोड्स में है। अपने बताए हुए पाथ पे जब कोई सामान इंक्लूड करना होता है तो एंगल ब्रैकेट्स नहीं डबल कोड्स लिखते हैं। और सी के अंदर देखिए 2 बार स्लैश लगाना पड़ता है, इसमें सिंगल स्लैश से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो //tc // bin फोल्डर और उसमें होगी मेरी फाइल myfuncs3.h। तो कुल मिला के स्टेप 1 में आपको ये 3 फाइल्स बनानी होंगी। पहली है myfuncs3.c जिसके अंदर होंगी फंक्शन बॉडी, फिर myfuncs3.h जिसमें होगा फंक्शन हेडर, और तीसरी फाइल जो हमारी बीच वाली फाइल जो कि पॉइंट नंबर 2 में लिखी है उसको इंक्लूड करेगी, यानी impl3.c। इज दिस अंडरस्टूड? इफ यस तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है तो पूछ लेना। चलो अब क्या काम करना है, जो हमारी myfuncs3.c जो सबसे पहली फाइल थी ना, उसको हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है, उसकी लाइब्रेरी बनानी होगी हमें, ठीक है। कौन सी फाइल, मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो पॉइंट नंबर 1 में लिखी है, जिसके अंदर हमारे फंक्शन की डेफिनेशंस हैं। उस फाइल के साथ हमें कुछ काम करना है। क्या काम करना है, हमें उस फाइल को सबसे पहले तो उस फाइल को ओपन करना होगा, मतलब आपकी ब्लू स्क्रीन पे क्या दिखेगा, पॉइंट नंबर 1 वाली फाइल। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस मेन्यू में जाना है। मैंने शुरुआत में बताया था ऑप्शंस मेन्यू क्या होता है, ठीक है। देखो स्क्रीन पे myfuncs3.c आ चुकी है, आपके पास ऊपर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस ये सब नजर आ रहा है। मैंने क्या कहा, ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में एप्लीकेशंस में जाएंगे, एप्लीकेशंस में यू विल क्लिक ऑन द लाइब्रेरी बटन, देन यू विल क्लिक ओके एंड आफ्टर दैट यू विल प्रेस Alt F9। क्या करना है, ऑप्शंस मेन्यू में जाना है। ऑप्शंस मेन्यू में यहाँ देखो ये ऊपर ऑप्शंस मेन्यू आ रहा है। जब आप ऑप्शंस मेन्यू में जाके एप्लीकेशंस पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशंस ड्रॉप डाउन होता है यहाँ पे, तो फिर उसके बाद आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ये लाइब्रेरी बटन है। इससे क्या होगा, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हो। मैंने आपको बताया हेडर फाइल अलग होती है, लाइब्रेरी अलग होती है, तो लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी ना। तो लाइब्रेरी बनाने के लिए यू विल क्लिक ऑन द लाइब्रेरी बटन एंड देन यू विल प्रेस ओके। जब आप ऐसा कर दोगे उसके बाद ये स्क्रीन तो बंद हो जाएगी। फिर आप कंपाइल मेन्यू में Alt F9 होता है, तो मैंने क्या कहा, Alt F9 दबा देना। जब आप Alt F9 दबाओगे तो आपकी जो myfuncs3.c फाइल थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग myfuncs3.obj वाली फाइल तैयार हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? आपकी myfuncs3. जो सोर्स कोड है उसको जब आप Alt F9 कर देंगे और आप लाइब्रेरी चुन के आए हुए हैं तो लाइब्रेरी बिल्ड होगी बेटा, मतलब आपकी myfuncs3.obj नाम की एक फाइल कंपाइलर आपके लिए बना देगा। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड फाइल। तो कंपाइलर ने देखो कंपाइल कर दिया। जब मैंने Alt F9 दबाया तो नीचे स्क्रीन क्या कह रही है, 14 लाइन्स कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो myfuncs3.c को कंपाइल कर दिया गया है। आप चेक करेंगे तो myfuncs3.obj बन जाएगी। एरर होता तो एरर आ जाता, एरर तो कोई है नहीं इसमें, देखिए लिखा है 0 वार्निंग 0 एरर्स, तो कुछ नहीं हुआ, हमारी फाइल तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप, पिछले स्टेप में जो अभी तक जो काम आप करके आए हो उसमें myfuncs3.obj बन चुकी होगी। कहाँ पे बनी होगी, देखो मैंने लिखा है सी फोल्डर के अंदर टर्बो C4 होगा, उसमें TC उसके अंदर सोर्स होगा, सोर्स में बनी होगी। और अभी जो कंपाइलर सेटिंग्स दिखाई थी वहाँ टर्बो C3 आ रहा था। मैंने कहा था मेरी मशीन पे टर्बो C4 लिखा आता है। ये नाम आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, तो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन पे ना जाने क्या नाम होगा आपकी मशीन पे। तो मतलब कुछ ऐसी फोल्डर हायरार्की मैंने आपको शुरू में ही दिखा दी थी। उसमें जो सोर्स फोल्डर है
उस सोर्स फोल्डर के अंदर जाके ढूंढना, आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा myfuncs3.obj वहां अवेलेबल है, वो बन चुकी है। अब क्या करना है, ये जो myfuncs3.obj बन गई ना, इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑब्जेक्ट कोड है ना, इसको हम क्या करेंगे, अपनी एक लाइब्रेरी फाइल बनाएंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे। लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या करना होता है, एक tlib कमांड यूज करनी होती है। तो अब वो सब कुछ आप देखने वाले हो। देखो, पहले तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि मेरे कंप्यूटर की सी ड्राइव पे टर्बो सी फोल्डर में टीसी फोल्डर के सोर्स फोल्डर के अंदर myfuncs3.obj बन चुकी है। आपके कंप्यूटर पे भी बन जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ये क्लियर कर दे रहा है चीज़ को। चलते हैं जी अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या कहता है, फाइल मेन्यू से डॉस शेल पे चले जाओ। डॉस शेल पे क्यों जाना है बेटा, क्योंकि अब tlib कमांड चलाने का समय आ गया है। आपने ऑब्जेक्ट कोड तो यहाँ बना लिया ना, ये obj फाइल बन गई, इससे लाइब्रेरी बनानी है। लाइब्रेरी बनाने के लिए हम डॉस शेल पे जाएंगे। डॉस शेल पे कैसे जाते हैं, ऑल्ट F दबाइए, डॉस शेल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगी। इस ब्लैक स्क्रीन पे, जो आप यहाँ ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं, डॉस शेल खुल गया है। यहाँ पे मैंने देखो क्या क्या कमांड्स चलाई हैं। पहले मैंने cd डॉट डॉट किया, क्योंकि मुझे बिन फोल्डर से कहाँ जाना है, सोर्स फोल्डर में। सोर्स में क्यों जाना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी है वो कहाँ बनी थी, सोर्स में। पिछली स्क्रीन पे दिखाया था आपको, क्या बोला था, हमारी फाइल कहाँ बनी है, सोर्स में। और आप देखो डॉस शेल पे जब आप आए हो तो आप कहाँ खड़े हुए थे, आप बिन में खड़े हो। तो बिन से आपको सोर्स फोल्डर में जाना है, तो कैसे जाओगे, फर्स्ट यू नीड टू मूव आउट ऑफ बिन, यू विल कम टू टीसी, देन यू विल गो टू सोर्स फोल्डर। जब सोर्स फोल्डर में आ जाएंगे तब कुछ काम करना होगा। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ पहले सोर्स में जाने का, है ना। कोई डाउट है किसी को तो बताओ मुझे। एक बार जब आप सोर्स में आ जाओगे बेटा, फिर आपको क्या करना है, tlib कमांड चलानी है। आप समस्या क्या है, मेरा सामान जिसे मैं कंपाइल करना चाहता हूँ, जिससे लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, वो सोर्स फोल्डर में है, और मेरी tlib कहाँ पे है। tlib कमांड चेक कर लेना, वो बिन में होती है। tlib यूटिलिटी बिन में होती है। तो मैं सोर्स में खड़ा होकर tlib चलाऊंगा, एरर आ जाएगा, कहेगा ये क्या कमांड चला दी सर, ये तो है ही नहीं है यहाँ पे। सोर्स फोल्डर में tlib नहीं है। tlib कहाँ पे है, बिन में। तो मैंने क्या सेट किया, पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। जैसे प्रोग्राम बनाते हो ना, आपके प्रोग्राम में आप वेरिएबल्स बनाते हो सामान रखने के लिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है, और उसके भी कुछ वेरिएबल्स हैं। और उसके जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, उनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है पाथ, PATH। पाथ में क्या बताया मैंने कि मेरी जो मैं अगली कमांड चलाने वाला हूं, उसका सोर्स, उसका पाथ कहाँ पे है, वो कमांड कहाँ मिलेगी। मैंने कहा वो C:\TC के बिन में मिलेगी। ऐसा करने के बाद जब मैं tlib चलाऊंगा तो वो चलेगी। अगर मैंने ये पाथ कमांड नहीं चलाई और tlib फायर कर दी, तो वो कहेगा tlib चला रहे हो सर, ये tlib यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो पहले पाथ सेट करेंगे, फिर अगली लाइन पे देखो क्या लिखा हुआ है, tlib लिखा है। मैं एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं, तो मैं लाइब्रेरी किस नाम से बनाऊंगा, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या नाम रखा है, myfunctions3.lib। मुझे इस नाम की लाइब्रेरी बनानी है, और बनाते समय उस लाइब्रेरी में क्या चीज जोड़नी है, जो पिछले स्टेप में ऑब्जेक्ट कोड तैयार हुआ था। रिकॉल करो, myfuncs3.obj पिछले स्टेप में तैयार हो चुका है, आपको दिखाया था मैंने। ये myfuncs3.obj तैयार हो गया था। मुझे एक लाइब्रेरी बनानी है, और बनाते वक्त इसको उस लाइब्रेरी में ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया उसको। देखिए tlib बनाई, tlib कमांड से मैंने बोला आई विश टू बिल्ड माई लाइब्रेरी, एंड एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग माई लाइब्रेरी आई विश टू ऐड दिस फाइल टू द लाइब्रेरी। कोई एरर नहीं आया, मतलब लिब में वो ऐड हो गया, मेरी लिब तैयार हो चुकी है। मगर कहाँ बनी है, याद रखना, सोर्स फोल्डर में बनी है वो। आप कहाँ खड़े हुए हो, देख लो। आप जो ये myfuncs3.lib बना रहे हो, वो सोर्स में बना रहे हो। ये पाथ हमेशा याद रखने हैं, नहीं तो फिर सब गड़बड़ होती रहेगी। ये डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। यूजिंग cd कमांड चेंज योर वर्किंग डायरेक्टरी फ्रॉम tc bin to tc source as myfuncs3.obj built during the previous step is available in this folder. Set the path environment variable so that you can use tlib.exe command. tlib command is used to build new library file, and while building the library we can add precompiled object code files to it. मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो 4-5 कमांड्स या 4 कमांड्स लिखी हैं वो क्यों चलाई गई हैं। उन सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे साइड में वाइट फॉन्ट में आपको नजर आ रहा है। ठीक है,
इस स्टेप्स को एज इट इज़ चलाते रहोगे, आपका कोड सही से चलता रहेगा, आप लाइब्रेरी बनानी सीख जाओगे। 50% काम आप अब तक कर चुके हो। आपकी लाइब्रेरी बन चुकी है myfuncs3.lib, और वो किस फोल्डर में अवेलेबल है? सोर्स फोल्डर में, ये भूलना नहीं है। चलो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कहता है भाई देख लो, आपके पास जो लाइब्रेरी बनी थी ना, वो कहाँ बनी थी? सोर्स में। अभी बोला है मैंने 1 मिनट पहले, लिब कहाँ बनी है? सोर्स में। और लाइब्रेरीज कायदे से कहाँ होनी चाहिए? ये देखो पाथ, ऑल योर लाइब्रेरी फाइल शुड बी इन विच फोल्डर? लिब फोल्डर। तो भाई वहां से कट करो, यहां लाके पेस्ट कर दो। जो लिब बना के आए हो, पिछले स्टेप में बनाई थी ना लिब, ये जो लिब बनाई थी myfuncs3.lib, उसको सोर्स फोल्डर में बनाया था, तो वहां पे बनने के बाद वहां से कट कर लेना। कट करके कहाँ क्या करोगे? लिब फोल्डर में आओगे और पेस्ट कर दोगे। ठीक है। अभी एक समस्या है, मैंने लिब फोल्डर में अपनी फाइल को डाल दिया, मगर फाइल को डालने के बाद भी ना ये फाइल अभी ऑटो लोड नहीं होगी। ऑटो लोड से क्या मतलब है, मैं समझा देता हूं आपको। जब आप अपने प्रोग्राम को बेटा रन करते हैं, तो क्या होता है, कंपाइलर जो फाइल्स कंपाइलर की खुद की फाइल्स है ना, उनको तो वो ऑटो लोड कर लेता है आपकी मदद के लिए, मगर जो लाइब्रेरी हमने बनाई है वो ऑटोमेटिकली लोड नहीं होगी। I mean to say, if you concentrate here, you can see there is a file mathslib। मेरी फाइल से 2 फाइल ऊपर एक फाइल है mathslib। ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी ऑटो लोड हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है कंपाइलर में, मगर जो मैंने अपनी बनाई है ये ऑटो लिंक नहीं होती। तो इसका जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या करना है आपको, हम क्या करेंगे, अपनी लिब को, अपनी myfuncs3 वाली जो लिब बनी है उसको हम मैथ्स लिब के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अपने सामान को इस सामान के साथ जोड़ देंगे, तो कंपाइलर जब इस सामान को उठा रहा होगा तो आपकी फाइल तो ऑटोमेटिक उठ जाएगी ना। तो ये काम कैसे करेंगे, मतलब मैथ लिब में ये वाली चीज कैसे जोड़ें, वही tlib कमांड। डॉस शेल खोल लो वापस, ऑल्ट एफ और सिलेक्ट करके डॉस पे जाओ। डॉस शेल पे जाने के बाद में लिब फोल्डर में पहुंचो। लिब फोल्डर में जाने के बाद याद रखना tlib कमांड चलानी है। tlib कमांड का पाथ क्या होता है, पाथ होता है tc का बिन। तो पहले पाथ सेट करेंगे, वरना tlib एरर देगी, आपको एरर आएगा tlib कमांड नहीं मिल रही। तो मैंने पहले पाथ सेट किया, फिर tlib कमांड को उठाया और क्या बोला, जो मेरी रेडीमेड फाइल है ना mathslib, उस mathslib के साथ जोड़ दो मेरी myfuncs3.lib। मैथलिब ऑटो लोड होती है तो ये भी ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी, अब मेरी फाइल भी ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। अब तक आप 80% काम खत्म कर चुके हैं। आपकी लाइब्रेरी फोल्डर में आ चुकी है, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी के साथ वो जोड़ी जा चुकी है। लास्ट स्टेप इज, देखिए क्या करना है, अब आपको अपनी हेडर फाइल का कुछ काम करना है। हेडर फाइल को भी तो बेटा कंपाइल करना होगा ना, मगर कंपाइलेशन में हमेशा याद रखना, आपको याद है शुरू में आप लाइब्रेरी वाले ऑप्शन को चुनाए थे, आपने ऑप्शंस में गए थे, एप्लीकेशंस में गए थे, लाइब्रेरी पे क्लिक किया था, ओके पे क्लिक किया था और एक ऑब्जेक्ट कोड बनाया था। अब की बार हमें कोई लाइब्रेरी नहीं बनानी है, हमें इस .h को कंपाइल करना है। तो पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड exe चुनेंगे, ये ऑप्शन चुनेंगे स्टैंडर्ड exe और ओके करेंगे। ये हमें क्यों चुनना पड़ रहा है, आज तक नहीं चुनना पड़ता था, क्योंकि आपको लाइब्रेरी बनानी थी तो आपने सेटिंग्स चेंज की थी अभी 10 मिनट पहले, आपने लाइब्रेरी और ओके किया था। नाउ यू नीड टू अगेन क्लिक ऑन स्टैंडर्ड एंड ओके, और फिर क्या करेंगे, ऑल्ट F9 कर देंगे। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है देखो सारी चीज। नाउ क्लिक ऑल्ट O टू ओपन ऑप्शंस, देन क्लिक एप्लीकेशंस, देन क्लिक स्टैंडर्ड exe, क्लिक ओके एंड प्रेस ऑल्ट F9 टू कंपाइल myfuncs3.h as shown below। तो डूइंग सो यू विल बी एबल टू कंपाइल योर हेडर फाइल सक्सेसफुली। हेडर फाइल किसमें, बिन में, कंपाइल हो जाएगी। लास्ट स्टेप अब आएगा, देखो ये कंपाइल हो गई, लिखा आ गया 3 लाइनें कंपाइल हो गई। उसके बाद देखो ये आखिरी स्टेप आ गया। आखिरी स्टेप क्या कहता है, अब अपनी IMPL3.c को खोलो और खट करके कंट्रोल F9 दबा दो। जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे आपका सम फंक्शन कॉल हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 19, क्योंकि 4 और 15 को जोड़ा 19 आ गया। तो कुल मिला के आपने अपनी हेडर फाइल को कॉल किया और चला दिया। अभी बच्चे पता है क्या करते हैं, उनको कहो हेडर फाइल बनाओ तो वो क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसमें 2 फंक्शंस की बॉडी को लिखेंगे और उसका नाम .h से सेव कर देंगे, यहाँ पे इंक्लूड करके चला देंगे। अरे भाई हेडर फाइल में कभी भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है, हेडर फाइल के अंदर सिर्फ फंक्शन हेडर होता है।
उसकी जो बॉडी होती है वो लाइब्रेरी फाइल में अलग रखी जाती है। तो लाइब्रेरी फाइल में अलग रखने के लिए लाइब्रेरी फाइल बनाई कैसे जाएगी, उसको कहाँ रखना होगा, उसको लोड कैसे करना होगा, ये सारा कुछ जो है वो बच्चों को नहीं मालूम होता, जो मैंने सिखाने की कोशिश की है आपको। तो वो आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी स्टेप में कहीं कुछ मिस कर गए हो तो मैं वीडियो तो आपसे शेयर कर ही दे रहा हूँ बेटा। इस वीडियो को बार बार प्ले करके आप देख सकते हैं, आप पीछे जाके कुछ भी स्टेप जो मिस हुआ है उसे आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बताओ अभी कोई प्रॉब्लम किसी को? योर प्रोग्राम सक्सेसफुली टीचेस यू, मतलब दिस कोड टीचेस यू हाउ टू बिल्ड योर ओन हेडर फाइल। ठीक है, फास्ट मोड पे फिर से देख लो एक बार क्या था। स्टेप नंबर 1 पे आपको बोला 3 फाइलें बना लो। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, जो पहली फाइल बनी थी ये वाली फाइल, इस फाइल को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शंस एप्लीकेशंस लाइब्रेरी में जाओ, ऑल्ट F9 करो, ओबीजे तैयार हो जाएगी इस वाली फाइल के लिए। ऑब्जेक्ट कोड बनाने के लिए लाइब्रेरी और ओके पे जाओगे तो आपका कोड कंपाइल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड तैयार हो जाएगा। मगर भूलो नहीं, वो ऑब्जेक्ट कोड सोर्स में तैयार हुआ है। ठीक है, वो सोर्स फोल्डर के अंदर तैयार हो रखा है। तो उसको क्या करना है, स्टेप 3 में जाके डॉस शेल पे जाओ, डॉस शेल पे जाके tlib कमांड से एक लाइब्रेरी बिल्ड करो myfuncs3.lib, जिसमें इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद स्टेप नंबर 4, उसको कट करो और पेस्ट करो लिब फोल्डर में, क्योंकि सारी लाइब्रेरीज लिब में होती हैं। लिब में लाने के बाद भी ये ऑटो लोड नहीं होगी, ऑटो लोड फाइल्स होती हैं। तो एक सिस्टम फाइल कोई सी भी पकड़ लेना, मैंने मैथ्स लिब पकड़ी थी, आप कोई सी भी उठा लेना। आप ग्राफिक्स लिब उठा लो, कोई सी भी लाइब्रेरी उठा लो, उसमें अपनी लाइब्रेरी को जोड़ देना। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं, सर हम अपनी लाइब्रेरी क्यों बनाएं, क्यों ना हम मैथ्स लिब के अंदर सीधे ऑब्जेक्ट कोड ऐड कर दें। आपको समझ में आ रहा है क्या? हमने पिछले स्टेप में क्या काम किया था, अपने ऑब्जेक्ट कोड से पहले एक लाइब्रेरी बनाई और फिर इस स्टेप में आके क्या किया, अपनी लाइब्रेरी को इस मैथ्स लिब में जोड़ने की बात करी। ये देखो यहाँ पे दिखाया है, अपनी लाइब्रेरी को मैथ्स लिब में जोड़ रहे हैं। क्या हम डायरेक्टली myfuncs3.obg को इसमें नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हो, वो प्री कंपाइल्ड कोड है। लाइब्रेरी बनाने के बजाय सीधे myfuncs3.obj को उठा के लाओ और इसमें जोड़ दो, आप वो भी काम कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, बेटर है कि आप अपनी लाइब्रेरी बनाओ फिर अपनी लाइब्रेरी को इसमें जोड़ दो, है ना। एनीवे, फिर हेडर फाइल को कंपाइल करना सिखाया स्टैंडर्ड exe बना के, इस तरीके से वो कंपाइल हो जाता है। और लास्ट में आपको सिखाया कि कोड को रन करके देख लीजिए, रन भी हो जाएगा। अभी ये बताओ किसी को कोई डाउट है? सो this was all that I wanted to teach you. This is something important that I think that every student should know. सी सीख रहे हो और इतना भी नहीं मालूम हो तो फिर लैंग्वेज का फ़ायदा क्या हुआ सीखने का, है ना।